जूतों में लगाओगे पॉलिश तो करेगा वो शाइन। राकेश झुनझुनवाला जी कर रहे हैं लॉन्च एयरलाइन। आई नो ये भी बहुत ही सड़ा सा शायरी था, बट प्लीज बेयर विथ मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राकेश झुनझुनवाला सर का मास्टर प्लान क्या है। वो बिल्कुल मैं एंड में बताऊंगा कि मास्टर प्लान क्या है, क्यों शायद ये एविएशन वाला बेट इनके लिए फेवरेबल हो सकता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, अपना हाथ आजमा चुके हैं, बट येट लूज किया है। मैं बात करता हूं किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में बंद हो गई। उससे पहले भी इतनी सारी एयरलाइंस आ गई, उनके भी हवाले निकल गए। गिन चुन के एक कंपनी जेट एयरवेज ठीक ठाक चल भी रही थी, बट उसके भी हालत खस्ता हो गई थी। 2018 में ऑलमोस्ट बंद करार गया और 2019 में वापस रीओपन किया गया। दोस्तों, पहली चीज तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको क्या लगता है राकेश झुनझुनवाला सर के इस डिसीजन के बारे में, इस वीडियो को आगे देखने से पहले। और अब इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से सेक्टर को एनालाइज करूंगा और आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो हम समझेंगे कि ये न्यूज एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूज एक सिंपल सा है, एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन लाने की प्लान कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला सर। इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है ये तो सब स्पेक्यूलेट करेंगे, बट दो इंटेंशन हो सकता है। एक बिलियनर जब एक लेवल पे पहुंच जाता है और उसका नेटवर्थ एक जगह पे सैचुरेट होने लग जाता है, तो वो अपने नए नए आइडियाज और नए नए एवेन्यूज देखते हैं। आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता ना हो कि राकेश झुनझुनवाला सर केवल शेयर मार्केट से ही पैसा नहीं कमाते। जी हाँ, पहले वो ट्रेडिंग करते थे, स्पेक्यूलेट करते थे, जो कि आपने हाल फिलहाल की स्कैम 1992 सीरीज में देख लिया होगा। ऑल्दो हमने अपने चैनल पे उसके भी 1 साल पहले बता दिया था, जब हमको गालियां पड़ती थी। उसके बाद दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इनने मूवीज में भी, फिल्म प्रोडक्शन में भी अपने पैसे लगाए, रियल एस्टेट में भी पैसे लगाए, और अब ये एविएशन में लगाने वाले हैं। ये कितना लगाने वाले हैं? $35 मिलियन, जिसपे कि उनको 40% का स्टेक मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में है, इतना कमा रहा है, तो और क्यों इधर उधर क्यों जाना है। ये सवाल आप काफी सारे लोगों से पूछते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इनके मेंटर राधा किशन दमानी सर, उनने भी खुद एक दूसरे वेंचर में पैसा लगाया, दैट इज डीमार्ट, और आज वो काफी सक्सेसफुल है। तो पहली बात, हैविंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इज नेवर अ सिन। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब इससे इतना बौखाल क्यों मचा हुआ है? इससे इसलिए बौखाल मचा है कि हाल ही में ट्यूसडे को इंडिगो का रिजल्ट आया, जो कि करीब करीब 3000 करोड़ के लॉसेस में है। बाकी भी जो कंपनीज हैं जो यहां पर कंपीट कर रही हैं, स्पाइस जेट बोल लीजिए, जेट एयरवेज बोल लीजिए, तो वो काफी सारे नुकसान में है। तो वहीं पे सवाल उठता है कि भाई क्या ये लो कॉस्ट एयरफेयर लेके आ पाएंगे और किस तरह ये रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ना इंडस्ट्री को एनालाइज कर लेते हैं सिंपल शब्दों में। सो इस इंडस्ट्री में 54% वेटेज है इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो के नाम से जानते हैं। 12.3% वेट है स्पाइस जेट का। एयर इंडिया करीब करीब 12% का वेट रखता है, और गो एयर रखता है करीब करीब 9.6% का। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि 2020 से लेके अभी तक इंडिगो काफी बड़ा लॉस कर चुका है, दैट इज करीब करीब 10,000 करोड़। अब आपका सवाल उठ रहा होगा कि इतना सारे लॉस के बाद भी ये कैसे उड़ पा रही है? दैट इज सोली बिकॉज ऑफ द मोनोपोली इट इज हैविंग इन द मार्केट शेयर। 50% से ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर एविएशन स्पेस अभी कमांड करती है इंडिगो। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजंस क्यों ये अभी भी किसी सपोर्ट पे चलती जा रही है। एक और चीज, अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 5 इयर्स के नेट प्रॉफिट इन दिस सेक्टर, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिगो का 4.5% के आसपास आ रहा है, और स्पाइस जेट जो कि इसके जस्ट नेक्स्ट आ रहा है वो 2.41% है। तो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे भी इंडियन मार्केट में देखें, और मैं सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5 इयर्स के बेसिस पे देख रहा हूं, तो वो इतना ज्यादा लुक्रेटिव सेक्टर उस हिसाब से नहीं लग रहा है। लेकिन डोंट वरी, एंड तक देखिए, आपको पता लगेगा क्यों राकेश झुनझुनवाला सर इसमें इतने इंटरेस्टेड हुए। अब इंडस्ट्री वाइज और एक चीज देखें तो यहां पर मेनली जो रेवेन्यूज आते हैं इन एविएशन कंपनीज के, वो उनको कंज्यूमर्स या पैसेंजर से ही आते हैं। सो इंडिगो करीब करीब 95% वहां से लेता है, और बाकी जो फ्रेट हो गए या फिर जो बाकी सारी चीजें हो गई, कार्गोज हो गई, यहां से उसको 3.5% आता है, और रेस्ट 2% फ्रॉम अदर्स। जैसे वो खाना पीना खिलाते हैं, जो वो हवा में उड़ते उड़ते 200 रुपए की पोहे खिलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये सेक्टर को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो एक चीज होती है AFTP, इसका मतलब एविएशन फ्यूल टरबाइन प्राइसेस। ये बेसिकली यहां पर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से फ्यूल कॉस्ट पकड़ लीजिए, करीब करीब 66,000 रुपीज पर किलोलीटर के आसपास चल रहा है, और ये एवरेज इसी रेंज पे चलता रहता है। तो ये एक इनके पास एक सॉलिड एक्सपेंस हो जाता है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट पे लैंडिंग चार्जेस रहते हैं। इसके बाद इनका एक प्रीमियम चार्ज भी रहता है बेस्ड ऑन टाइमिंग। एक सिंपल तरीके से आप समझिए, जैसे मैं पर्सनली अगर ट्रैवल करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि यार बॉस, अगर मुझे एक थोड़ा टाइम जोन अच्छा मिले, सुबह
सुबह के 8-9 बजे वाला मिले, दैट इज स्टिल बेटर, बिकॉज आराम से मैं अपने रेसिडेंस या कहीं से एयरपोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ पर वो चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ फ्लाइट्स चलती हैं रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो आपको समझना है जो प्रीमियम टाइम होता है, जो मॉर्निंग आवर्स जिसमें सब कंफर्टेबल होते हैं 8-9 बजे या फिर दिन के टाइम पे, उस पर इनको थोड़ा सा एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो ये भी एक एडिशनल चार्ज होता है। प्लस लैंडिंग चार्जेस अलग से एक चीज़ रहती है कि भैया प्लेन लैंड होगा तो उस चीज़ का मेंटेनेंस चार्ज अलग रहता है। तो इस तरह के भी कुछ कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, पैंडेमिक के टाइम पे जब एयरप्लेन्स नहीं भी चल रही थी तब भी महीने के महीने 6 करोड़ रुपीज ऑन एन एवरेज पर एयरलाइन का खर्च जा रहा था इन्हीं सारी चीज़ों पे। तो अब सवाल उठता है कि भैया राकेश झुनझुनवाला इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इनके पास क्या एडवांटेजेस हैं? तो मैं सीधे कॉमन सेंस और लॉजिकल पॉइंट बोलूंगा। दोस्तों, आपको अगर ये कुछ भी प्रयास और इनिशिएटिव पसंद आते हैं, मेक श्योर लाइक करते जाइए, बिकॉज इससे एफर्ट्स और देने का मन करता है आप लोगों को हेल्प करने में। तो चलिए पहले समझते हैं कि राकेश झुनझुनवाला सर के पास क्या क्या एडवांटेज है। पहली चीज, एज पर फोर्ब्स अभी उनकी नेटवर्थ है $4.5 बिलियन। $4.5 बिलियन से $35 मिलियन खर्च कर रहे हैं। कमेंट्स में लिखिए कितना परसेंटेज ये अपने इधर लगा रहे हैं। पहला कॉमन सेंस पॉइंट आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो वैल्यूएशन निकालने के साथ 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 में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या समझा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो $4.5 बिलियन की नेटवर्थ है राकेश झुनझुनवाला सर की, $35 मिलियन यहाँ पर वो लगा रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इनने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो और साथ में फॉर्मर CEO ऑफ जेट एयरवेज उनको भी बोर्ड में लिया है। एक अच्छी बात यहां पर यह है कि जब हम बात करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, तो विजय माल्या ने भले ही CEO ले लिया था, विजय माल्या भाई साहब ने जैसे ही CEO ले लिया था, बट कहीं ना कहीं वो केवल सिर्फ कैलेंडर पे ही ध्यान नहीं देते थे विजय माल्या जी, वो पूरी के पूरी स्ट्रक्चर पे, पूरे के पूरे ऑपरेशनल एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, जिसका उनका फोर्टे नहीं था, उनका एक्सपर्टीज नहीं था। देखिए, करने को आप पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी एक एक्सपर्टीज होती है। तो वहां पर सीन ये हो जा रहा था कि CEO को ज्यादा लिबर्टी नहीं मिल रही थी, फ्रीडम नहीं मिल रही थी। यहाँ पे राकेश जी ने क्लियरली बोल दिया कि भाई मुझे ये एविएशन इतने अच्छे से आता नहीं है, तो एविएशन के लोग ही इस चीज को संभालेंगे, मैं उनको भी स्टेक दूंगा 10-15% का, मैं बाकी यहाँ पे फंडिंग और दूसरी चीजें सारी चीजें देखूंगा। तो ये एक स्मार्ट मूव है एक तरीके से, बिकॉज इंडिया में आप देखोगे तो प्रोफेशनली मैनेज सिर्फ इंडिगो रहा अभी तक, जिसके कारण वो एक मार्केट लीडर बना। इससे पहले सारे के सारे ओनर बेस्ड रह गए, मतलब जो मेन ओनर जो पैसा डालता था ना उसके रह जाता। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया यहाँ पे। 2 एडवांटेज मैंने यहाँ पर आपको बताया। तीसरा चीज, वो जो बेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये क्या बोल रहे हैं कि मैं तो इतनी जल्दी करना चाहता हूं कि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स इटसेल्फ एस्टैब्लिश हो जाए, मैक्स 4 साल के अंदर ये आ जाए। इनके पास एक एडवांटेज होगा रिवेंज ट्रैवलिंग। देखिए, घर पे बैठ बैठ के कोविड और कोरोना के कारण हम सब पक गए हैं, वैक्सीन सबने ले ली है और धीरे धीरे पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू दिस कोरोना थिंग, और लॉकडाउन धीरे धीरे दुनिया भर में खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैवल प्लान्स जो लोगों के रुके हुए हैं लास्ट 1-2 साल से, वो रिवेंज प्लान होंगे। मेरे खुद के 8 डेस्टिनेशन रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी देख दिखा के थोड़ा बहुत ट्रैवल करूंगा। और एक जो कोई सोच नहीं रहा, आप खुद सोचो, पैंडेमिक के टाइम पे काफी सारे, आपने देखा होगा न्यूज में, काफी सारे एविएशन वाले एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया गया जो घर पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला को एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि गुड क्वालिटी वाले एम्प्लॉयज इनको आराम से मिल सकते हैं। और मैं थोड़ा सोच रहा था कि हो सकता है इसीलिए इनने दोनों इंडिगो और जेट एयरवेज के मेन बंदों को अपने पास रख लिया, इवन डेक्कन, एयर डेक्कन भी। तो कहीं ना कहीं इनके पास नेटवर्क रहता है। लेकिन अब वापस एक सवाल होता है, ये बेनिफिट हो सकता है 3-4 साल तक रहे, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी अगर उतर रहे हैं तो वो 2 मेन कौन से रीजन हो सकते हैं, क्या मास्टर प्लान हो सकता है? तो अब क्योंकि आप लोग यहाँ तक जुड़े हो, और अगर जुड़े तो कमेंट्स में सीन जरूर लिखना, तो मैं आपको बताता हूँ। 2 मेन रीजन ये हो सकते हैं कि फर्स्ट, CP गोपीनाथ, जी हाँ, CP गोपीनाथ जी जो थे, उनने 100 एयरक्राफ्ट लिए थे डेक्कन के नाम पे, और 100 एयरक्राफ्ट इनको मिल गए थे मात्र 1 CR पे, 1 करोड़ रुपए पे। उसी के ठीक 10 साल बाद उनने वो सारे एयरक्राफ्ट बेच दिए थे किंगफिशर एयरलाइंस को, मतलब आज से 15 साल पहले की, 14-15 साल पहले की बात है, और उनने बेचे थे ये करीब 100 करोड़ में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सेक्टर में घुसना इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू हैव मनी एंड आपको लाइसेंस अगर मिल जाता है। पहली चीज तो ये है। तो अगर आपके बोर्ड में अच्छे लोग हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ले रहे हैं, तो उनको लाइसेंस मोस्ट लाइकली मिल ही जाएगा। दूसरी चीज है एयरक्राफ्ट अगर आप बोइंग पर्सनल खरीदने जाते हो तो कहीं ना कहीं 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ चले जाता है, फ्यूल और मेंटेनेंस अलग। लेकिन एयरक्राफ्ट जब विद लाइसेंस आप लेते हो, यहां पर राकेश झुनझुनवाला 70 लेने वाले हैं, तो आपको बहुत कम दाम में मिल जाता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर इनको यहां
पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखे तो इनने अपने नेटवर्क का बहुत टाइनी परसेंटेज यहाँ पे लगाया है, तो ये वहाँ पर स्केल कर सकते हैं। जहाँ दूसरे कॉम्पिटिटर्स, अगर मैं बात करता हूँ स्पाइस जेट और बाकी जेट एयरवेज, ये ऑलरेडी इस पैंडेमिक के कारण काफ़ी सारे लॉस में है। तो एक तरीके से समझिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी नेगेटिव से हैं, तो फ्रेश कैश फ्लो लाना उनके लिए डिफिकल्ट है। नया इन्वेस्टर, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा तो वो सोचेगा मैं किस पे पैसे लगाऊं, ऑलरेडी ब्लीडिंग कंपनीज पे या एक फ्रेश कंपनी, अगर इसी सेक्टर पे एक्सपोजर लेना है तो राकेश झुनझुनवाला की कंपनी पे लगाता हूं। तो ऑलरेडी एक जगह पे रक्त चरित्र चल रहा है और दूसरे फ्रेश आ रहे हैं, तो ये इनका एडवांटेज है। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। मैं कोशिश कर रहा हूं जितने हो सके इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अगर प्रयास पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।